ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ, भाभरा, अलीराजपुर में, या उज्जैन या जबलपुर? ठीक, तो यहाँ पे पुर लगा है, ठीक, जबलपुर ये है। ठीक है, तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद तो आप लोग जानते हुई होंगे कि इनका भाभरा अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी वही अल्फ्रेड पार्क में, इन्होंने गोली मार ली थी खुद के। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको देखनी थी। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद में मारी थी। ठीक है, तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई, ठीक है, तो 1906 को भाभरा गांव, वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर, ठीक है, अलीराजपुर जिले में है। ठीक है, तो वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से अलीराजपुर में है। ठीक है, में हुआ था, जो उस समय मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में, ठीक, कभी कभी आपको झाबुआ भी देगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उनके पैतृक पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव, ठीक है, तो उनके पैतृक जो थे माता पिता वगैरह पूर्वज, ठीक है, तो वो उन्नाव के रहने वाले थे। ठीक है, उन्नाव जिले के बदरका गांव के थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। लेकिन उनका बचपन भाभरा में बीता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई थी, तो उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो इंदौर संगीत घराना की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इंदौर संगीत घराना आप लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना किसने की है? उस्ताद आमिर खान ने, या डोरेस्वामी वी अयंगर ने, या डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, उस्ताद बूंदा खां। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लोग देख के जाइए। देखिए, उस्ताद आमिर खान ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंदौर घराने की स्थापना देखिए यहाँ पे उस्ताद आमिर खान ने की थी, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक, इस घराने के संस्थापक थे। ठीक है, तो हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत आर्ट होते हैं उन्हीं में से ये एक गायक थे। ठीक है, इन्होंने ही इंदौर घराने की स्थापना की थी, और यह घराना अपनी धीमी, व्यवस्थित और रग केंद्रित गायिका शैलियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, जिसमें ख्याल और ध्रुपद का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए लेके आते हैं, इससे आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन देखिए, उनका डिस्क्रिप्शन देखिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन 2 से 3 आप इसमें से बना के ले जा सकते हैं, तो अच्छे से देखना। देखिए, उस्ताद आमिर खां, ठीक है, मुख्य थे संस्थापक, तो अभी आपने देखा ही, उस्ताद आमिर खां थे इंदौर घराने के। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, यह घराना रोगों के धीमे और गहरे विस्तार के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ख्याल और ध्रुपद शैलियाँ समन्वय होती हैं। ठीक है, होता है। ठीक, तो ये चीज़ें विशेषताएं में ये देख लीजिए, ये अच्छे से आप लोग देख के जाइए। देखिए, प्रभाव इसका क्या है? ठीक है, उस्ताद आमिर खान ने इस घराने को अपनी अनूठी गायन शैली के, ठीक है, गायन शैली से विकसित किया, जिसने संगीतकारों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी संगीत इंदौर घराने से रिलेटेड, तो आप लोग उन्हें अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरे आवर्त में लिथियम से नियोन तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या पर प्रभाव होता है। ठीक, क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है, या समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग लिथियम से, वो भी कहाँ, आवर्त में चलते हैं। ठीक है, आवर्त में लिथियम से जब नियोन तक जाएंगे, तो आवर्त में आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जो परमाणविक त्रिज्या है वो क्या होती है? वो घटती है। ठीक है, अगर यही ग्रुप में पूछता है तो बढ़ेगी। ठीक है, ये वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे देख के जाइए। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जब हम लोग आवर्त सारणी के किसी आवर्त में चलेंगे, ठीक है, बाएं से दाएं जब चलेंगे, ठीक है, जाने पर परमाणविक त्रिज्या सामान्यतः क्या होती है? घटती है। अगर हम लोग यहाँ पे आवर्त न देते, यहाँ पे ग्रुप होते, ठीक है, समूहों में, तो ऊपर ये परमाणु की जो त्रिज्या होगी ये क्या होगी? ये बढ़ती। यहाँ घट रही है तो उसमें बढ़ती। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं
परमाणु संख्या बढ़ती है, ठीक। तो परमाणु संख्या जो होती है वो बढ़ती है, ठीक, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक। इसीलिए ये बताया गया है, देखिए, जिससे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और प्रभावी नाभिकीय अवशेष बढ़ता है, ठीक है। तो इस बढ़े हुए धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक तीव्रता से आकर्षित होते हैं, जिससे परमाणु का आकार छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी न किसी शिफ्ट में सारे पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, पेंच नदी का उद्गम कहाँ से, उद्गम नहीं, यहाँ पे दिया गया है पेंच नदी की लंबाई पूछी गई है, ठीक है। 170 है, 174 या 189 या 195, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो पेंच नदी है उसकी जो अगर हम देखें औसतन तो 179 किलोमीटर ये पेंच नदी की लंबाई है, इतनी दूर तक बहती है, ठीक है। अगर ऐसे कहीं कहीं सोर्सों में 174 भी आपको मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, तो ऑप्शन में अगर ये देगा तो वो नहीं देगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें से दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, पेंच नदी की लंबाई लगभग 179 किलोमीटर है। यह एक वैचारिक ज्ञान प्रश्न वगैरह अगर दिया गया तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट जो है कितना अच्छा आपके लिए लेके आए हैं। उसका पूरा पूरा एक क्वेश्चन है तो उसके लिए उसमें आपके 5-6 क्वेश्चन अलग से बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से देख के जाइए और जाते जाते लास्ट में एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा कंटेंट हमारा लगा है, ठीक है। तो देखिए, तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, ठीक है। विवर्तन के कारण, अपवर्तन या इंटरफेरेंस के द्वारा या परावर्तन, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तारे जो टिमटिमाते हैं, ठीक है, वो किस कारण से, तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपवर्तन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, और जब धूल के कण आकाश से हटा दिए जाएं वहाँ से तो आकाश का रंग कैसा होगा, सूर्य सफ़ेद क्यों दिखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। प्रकाश से संबंधित जितने भी अपवाद हैं वो सारे आप लोग देख लीजिए। देखिए, तारे वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं कि अपवर्तन होता है, यानी एक सघन होगा, एक विरल होगी। देखो, ऊपर आकाश में सघन होगा, विरल होगा, सघन होगा, विरल। तो वहाँ से जब आकाश से वो प्रकाश की लाइट वहाँ से चलेगी तारों से, तो सघन में जाएगी, फिर विरल में जाएगी। तो इसी प्रकार इनका अपवर्तन होते होते यहाँ तक हमारे आंखों में पड़ता है, इसलिए तारे आपको क्या दिखते हैं टिमटिमाते हुए। तो वायु, और ये भी पूछा जा चुका है कि सूर्य जो है 2 मिनट पहले किस कारण से दिखता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। तो प्रकीर्णन के कारण सूर्य 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल आसमान, ठीक है, देखिए, आसमान, तापमान और घनत्व वाली विभिन्न परतों से बना है, ठीक है। तो यही बताया है, आसमान है और घनत्व है, यानी सघन विरल है, तो इसीलिए इनसे बना है, तो इसीलिए इनका अपवर्तन होता है, इसलिए टिमटिमाते दिखाई देते हैं। देखिए, प्रकाश का मुड़ना, जब तारों से आने वाला प्रकाश इन विभिन्न परतों से होकर गुजरता है तो वह कई बार मुड़ता है, ठीक है, अपवर्तित होता है, ठीक है, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक लगातार, ठीक है, बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन तो अच्छे से देख के ही जाना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ना है। देखिए, चमक के बदलाव, ठीक है, इस निरंतर बदलाव के कारण तारे की आभासीय स्थिति और चमक में तेजी से परिवर्तन होता है, ठीक है। आभासी स्थिति और चमक में तेजी से परिवर्तन होता है, इसलिए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण है, ठीक है। टिमटिमाना, ठीक है, देखिए, हमारी आँखें इस तीव्र, ठीक है, परिवर्तन को तारे के टिमटिमाने के रूप में देखती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग अच्छे से इन्हें देख के चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसे छोड़ के मत आइएगा अगर आ जाए, ठीक है। बधाई नृत्य मध्य प्रदेश में कहाँ प्रचलित है, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बधाई 2-3 बार पूछ चुका है, तो इसे अच्छे से करके जाइए। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आप इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप इसमें से ले जा सकते हैं, ठीक है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ या मालवा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बधाई नृत्य है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बुंदेलखंड में, ठीक है, बधाई नृत्य, ठीक है। देखिए,
यहाँ पर दिया है बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, राई वगैरह सब यही होता है, ठीक, बहुत प्रचलित है यह नृत्य। राई भी पूछ चुका है, ठीक, तो ये जो पूछे जा चुके हैं इन्हें तो करके ही चाहिए, ठीक है। खुशी के अवसर पर मनाया जाता है, तो इसे हम लोग खुशी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे जन्म किसी का हो रहा है, सगाई हो रहा है, विवाह हो रहा है, त्यौहार वगैरह इसके लिए मनाया जाता है इन फेस्टिवल्स पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख के जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। आपको इसमें से क्वेश्चन आपको 2 से 3 तो पक्का ही मिलेंगे। आप कंटेंट देख ही रहे होंगे कितना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। देखिए कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान दोनों की सीमा कौन साझा करेगा? शिवपुरी या मुरैना या भिंड, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी तीनों से साझा करेगा, ठीक। कौन करेगा? तो ये तो मुरैना है, ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों से ही ये साझा करता है। देखिए मुरैना जिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा जिले राजस्थान के साथ सीमा करते हैं, ठीक है। आगरा मथुरा ये कहाँ करते हैं? राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जो ये जिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख के जाइए। देखिए ये बिहू नृत्य असम में तो आपसे पूछा जाता है बिहू सत्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख के जाना है। देखिए बिहू नृत्य जो है त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या त्रिपुरा, ठीक है। तो ये देखिए बिहू तो आप लोग जानते ही होंगे, रट गया होगा आपको, ये असम में मनाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। 3 अलग अलग त्योहारों के समूह में मनाया जाता है, ठीक है। जैसे रंगोली या बोहाग बिहू कह सकते हैं, ठीक है। रंगोली कह सकते हो या बोहाग बिहू, ये तिथि भी पूछता है तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या काटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है। काटी से आप जानते हैं फसल जब कटती है, ठीक। तो ये भोगाली या माघ बिहू या जनवरी माह में मनाया जाता है जब फसल वगैरह कट जाती है, सब त्यौहार ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख के जाना था, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए चंपारण नदी, ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? ठीक है, सॉरी यहाँ चंपारण नहीं है, चरण गंगा नदी जो है, चरण गंगा नदी, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसे आप लोग बताइए। देखिए कान्हा किसली या पेंच नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क या पन्ना नेशनल। देखिए जो चरण गंगा नदी ये आपको कहाँ से बहती हुई मिलेगी? ये आपको पन्ना नेशनल पार्क है जो इसी में से बहती हुई आपको ये मिलेगी, राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इन्हें अच्छे से करिए। देखिए चरण गंगा नदी पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहती, ठीक। केन नदी यमुना की एक सहायक नदी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। केन टोन्स वगैरह ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो केन तो आपको इसी की मिल जाएगी, यमुना की, ठीक है। लेकिन अगर टोन्स पूछा जाए तो डायरेक्ट गंगा में मिलेगी, ठीक। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं और इन्हें अच्छे से करके चाहिए। देखिए नदियों से तो क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही, ठीक है। इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोगों को आप कितनी बार बताएं, आप लोग अच्छे से देख के इन्हें जाइए। देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? ठीक है, नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर, कक्षाओं में, केवल सतह पर, न्यूट्रॉन के साथ, ठीक। तो आप लोग जानते ही होंगे जो नाभिक के बाहर कक्षाएं जो होती हैं, कोष होते, उनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। और ये कार्बन जो है इसका परमाणु यही पूछ चुका है कितना होता है, तो इसकी जो होती है वो 12 होती है, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक। तो ये चीज़ें अच्छे से आप लोग देखिए। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है। परमाणु में देखिए, परमाणु के केंद्र में क्या होगा? नाभिक होगा, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित विशिष्ट ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ये केंद्र है, ऐसे ऐसे ये वाले आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। देखिए कोको कोला जो है ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोको कोला जो होता है में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक्जोलिक अम्ल,
फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक। ठीक है, तो देखिए फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो आपको कोको कोला में मिल जाएगा। कोको कोला मीन्स तो आप लोग जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, कोको कोला यानी ड्रिंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोको कोला जैसे शीतल पेय में मुख्य रूप से दो अम्ल पाए जाते हैं, फास्फोरिक अम्ल। यह पेय को तीखापन और खट्टा स्वाद देता है। ये भी पूछ सकता है, तीखा जो कोको कोला होता है इसमें तीखा और खट्टा स्वाद क्यों होता है? क्योंकि इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से देख के जानना है। ठीक है, और इसमें कार्बोनिक अम्ल ये क्या करता है, देखिए यह घुलनशील कार्बोनिक डाइऑक्साइड से बना होता है, जो पेय को कार्बोनेटेड बनाने के लिए मिलाया जाता है। दिए गए विकल्पों में फास्फोरिक अम्ल सही है। ठीक है, अगर ये भी होता कार्बोनिक अम्ल तो ये भी आपका सही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख के जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1209 से 1212। ठीक है, या देखिए यहाँ पे नीचे और ऑप्शन दिए गए हैं, 1220 से 1225, 1225 से 30, या 1236 से 1240। देखिए रजिया सुल्तान है, ये आपको मिलेगी 1236 से 40 तक। इसे मार दिया गया था, रजिया फंसी गुंडों के बीच में, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से इसे देख के जाए। देखिए दिल्ली सल्तनत की सुल्तान रजिया सुल्तान ने 1236 से, ठीक है, 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली अंतिम मुगल महिला शासिका थी। ठीक है, तो पहली महिला शासिका सुल्तान कौन बनी है? तो रजिया सुल्तान। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए शासन अवधि नवंबर 1200, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, तो ये नवंबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक ये बनी है रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है विशेषता, वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में जाने की परंपरा शुरू की थी। तो पर्दा प्रथा जानते ही होंगे, जैसे कि मतलब वो पर्दा वगैरह आगे डाल लेती, मतलब वो किसी को जिससे कि उनका कोई चेहरा ना देख सके। ठीक है, तो वो अपना ये त्याग करके ये पहली थी जो शासक किया है इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, सुल्ताना। ठीक है, देखिए मुख्य कार्य, ठीक है, उन्होंने न्याय, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। ठीक है, सड़कें बनवाई, कुएं बनवाई, तो ये इनके कुछ कार्य थे। ठीक है, तो ये भी अच्छे से आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कंटेंट एक नंबर का है ये। ठीक है, आप लोग इससे अगर देख के पूरा जाते हैं डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए लेंस से भी आते हैं, तो लेंस वाले भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, लेंस दर्पण वगैरह ये सब। ठीक है, स्त्री प्रजनन अंगों में किस अंग में भ्रूण का विकास होता है? ठीक है, तो देखिए अंडकोश या गर्भाशय, अंडाशय या योनि। ठीक, तो इसमें आप जानते ही होंगे, देखिए अंडाशय जो होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए गर्भाशय जो होता है, यहाँ पे भ्रूण का विकास यानी बच्चे का विकास होता है, जो छोटा सा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी थी। देखिए मानव मादा प्रजनन प्रणाली में भ्रूण का विकास गर्भाशय, कहाँ? तो गर्भाशय में निषेचन अंडा आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में बनता है। ठीक, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, किस में बनता है? फेलोपियन ट्यूब में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, जायगोट क्या। ठीक है, तो ये देखिए निषेचित अंडा। ठीक है, देखिए वहाँ से यह गर्भाशय की ओर जाता है और इसकी दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय की मोटी और पेशीय दीवारें बढ़ते भ्रूण को सुरक्षा और पोषण प्रदान कराती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग देखिए, और यह प्रसव तक वही विकसित होता है। ठीक है, प्रसव तक वही विकसित होता है। तो ये थी कुछ इसके बारे में डिटेल से जानकारी, तो इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? देवरी सागर या अमरकंटक या कुमरा गांव, रायसेन या पन्ना पहाड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए आपको बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है,
तो इनकी दूरी लंबाई, इसमें कितनी बिजली का वाट, कितनी बिजली बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, कौन सा बांध है वगैरह, ये आपको देखकर ही जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो कुमरा गांव कहाँ से, रायसेन से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बेतवा नदी देखिए यहाँ पे दिया गया है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में कुम्हरा गांव, या कुमरा ऐसे भी, या फिर वो वाला भी सही था, ठीक है, कुमरा गांव ऐसे भी कर सकते हो, के पास विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है। तो विंध्य अगर कुमरा गांव ना दे तब भी आपको पता होना चाहिए कि विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है। यह उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, ठीक है। तो किस तरफ से, उत्तर पूर्वी दिशा में, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी के में मिल जाती है। तो ये आप लोग देख लीजिए, यमुना नदी में मिल जाती है कहाँ, तो हमीरपुर के पास, वो भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए स्थान चिगरी गांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। पर्वतमाला अगर देखा जाए तो विंध्य पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग देखिए यहाँ पे, और ये सारे आप लोग ये जो फैक्ट होते हैं ये अच्छे से देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर पूर्व दिशा से बहती है, ठीक। तो ये भी पूछ सकता है किस दिशा से, तो उत्तर पूर्व दिशा से, ये भी आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। ऐतिहासिक नाम इसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। किसका नाम से, तो वेत्रवती के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग देख के जाइए। देखिए भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 1928 में, 1926, 1928 या 1930, 1932। देखिए भारतीय हॉकी टीम जो थी उसने 1928 में पहला मेडल जीता था, गोल्ड, ठीक है। वो भी मेजर ध्यानचंद, उनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनके नेतृत्व में यह जीता था, ठीक है। कैसे, देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, कहाँ, तो एम्स्टर्डम, ठीक, ओलंपिक में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। यह भारत का पहला ओलंपिक, ठीक है, यह भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था और किसी भी एशियाई देश द्वारा जीता गया था, ठीक है। देखिए आधुनिक ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भी था, ठीक है। यह जीत भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग की शुरुआत थी, जिसके दौरान टीम ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। तो लगातार इसने यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो किसको हराया था, तो नीदरलैंड को हराया था। कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में, ठीक। तो ये सारे फैक्ट हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद टीम के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने फाइनल में 2 गोल किए थे, ठीक है। तो फाइनल में इन्होंने 2 गोल किए थे, तब इन्होंने जिताया था, ठीक है। तो ये मेजर ध्यानचंद बहुत, इन्होंने ही सबसे पहले जितवाया था 1928 में। फिर लगातार 56 तक, लगातार 28 से 56 तक लगातार हॉकी में जीत हासिल की है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, अपने देश ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो हिटलर था, ठीक है, हिटलर, ठीक है, आप लोग जानते होंगे हिटलर कौन था। हिटलर जर्मनी का था, ठीक है। इसी ने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसने इन्हीं से, ध्यानचंद्र से कहा कि मतलब तुम हमारे टीम की तरफ से खेलो, तुम चाहे जितना रुपया लो हम आपको देंगे, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने मना कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए 1928 लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक के रूप में अपना पहला 1948, ठीक है, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया, ठीक है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, महेश्वर में, बड़वानी में, धार में या इंदौर में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो निमाड़ यानी उत्सव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग मध्य प्रदेश के उत्सव सारे पढ़ के जाइए। देखिए जैसे ये महेश्वर में निमाड़ उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, तो महेश्वर में हम लोग इसे मनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है
निमाड़ उत्सव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, ठीक, अगर महेश्वर ना दे तो खरगोन भी दे सकता है, ठीक, खरगोन जिले में महेश्वर में भी इस निमाड़ क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो निमाड़ की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। अन्य विकल्प जैसे यहाँ पर दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखिए जैसे बड़वानी में क्या प्रसिद्ध है, तो यह मुख्य रूप से भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ भगोरिया उत्सव, अगर भगोरिया दे दे तो ठीक है, भगोरिया उत्सव आप यहाँ देखोगे बड़वानी में मिलेगा, जो एक जीवंत आदिवासी त्योहार है, ठीक है, और इसका कृषि से संबंधित है, तो ये क्या है, कृषि संबंधित है। इसके अलावा नर्मदा नदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए निर्झरणी महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे निर्झरणी महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए ये सारे उत्सव और ये जो डिस्क्रिप्शन है आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए जैसे धार में क्या होता है, ठीक है, धार जिलों में भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे मांडू हो गया, ठीक है, आयोजित होता है। ऐतिहासिक वास्तुकला सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ गढ़गौर, ठीक है, गढ़गौर या राजस्थान का है, लेकिन यहाँ पर भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान का जो गढ़गौर है मध्य प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है, तो ये धार में मनाया जाता है, ठीक है। अनंत चतुर्दशी जैसे, ठीक है, त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। जैसे इंदौर में दिया गया है, इंदौर अपने अनूठे रंगमंची उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसमें एक बड़ा जुलूस जिसे गेर कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें एक बड़ा जुलूस जिसे हम लोग गेर कहते हैं, ठीक है, निकाला जाता है। यहाँ मालवा उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे कला, संस्कृत, नृत्य प्रदर्शन, इसके अलावा शहर में नवरात्रि, अनंत चतुर्थी, अहिल्या उत्सव, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, मालवा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पिछले शिफ्टों में आए हुए हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश की है, ठीक, पुडुचेरी की है या दमन और दीव की है, दिल्ली की है। देखिए और यहाँ नीचे लक्षद्वीप। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि जो दिल्ली है यहाँ की जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, ठीक। अगर राज्य पूछा जाए भारत में तो जनसंख्या घनत्व तो आप सभी लोग जानते होंगे बिहार है, ठीक। भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सन 2011 में हुई थी जनगणना, ठीक है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व ये भी आप लोग याद करके जाइए, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है, ठीक है, सन 2011 में। अब तो बहुत सारा हो गया, ठीक है, देखिए 11,297, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसके बाद चंडीगढ़, पुडुचेरी और दमन और दीव का स्थान आता है, ठीक है, तो ये सारे क्रम थे, आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए प्रकाश से तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं उसमें। देखिए टिंडल प्रभाव कौन दर्शाता है, लवण का विलयन या चीनी का विलयन या कॉपर सल्फेट का विलयन या कोलाइड, ठीक है, कोलाइड कण जो होते हैं, ठीक है। आप देखिए जो टिंडल प्रभाव आप सभी लोग जानते होंगे, जो कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है, ये दर्शाते हैं। कोलाइडी कण वही जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे हम लोग टार्च, मान लिए कि टार्च लेके निकले, ठीक है, तो टार्च है ये, इसका फोकस इधर उधर गया, ठीक, तो इसमें जो कण दिखाई देते हैं छोटे छोटे, यही टिंडल प्रभाव होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम टिंडल कण कह सकते हैं, तो कोलाइडी कण, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी विलयन में कण प्रकाश का प्रकीर्णन करने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया कि
जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो ये जो छोटे छोटे कण टिंडल होते हैं, कोलाइडिक टिंडल, ठीक है, या कण, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करने में सहायता करते हैं। लवण का विलयन, जैसे घोल का नमक, जिसे नमक का घोल कह सकते हो, ठीक है, लवण का विलयन, लवण यानी नमक होता है, ठीक है, चीनी का विलयन और कॉपर सल्फेट, ये ठीक है, आप लोग ये अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ये टिंडल प्रभाव नहीं था। देखिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि ये क्लास देखिए आपके लिए हम ये बहुत सारी मेहनत करते हैं, ठीक, कंटेंट बनाते हैं, ठीक, उसको आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाते हैं, ठीक, बनाना पड़ता है, ठीक, पीपीटी वगैरह, ठीक है, तो ये फाइल वगैरह तो आपके पास हम ये लेके आते हैं। तो आप लोग देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको आपके फ्रेंड को इससे सहायता हो सके। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए कैसे करना है। देखिए बरमान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, नर्मदापुरम में, धार में, या नरसिंहपुर में, या भोपाल में। देखिए जो बरमान का मेला होगा ये आपको कहाँ मिलेगा, ये नरसिंहपुर में मिलेगा, ठीक है, नरसिंहपुर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, बरमान का मेला, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसे देखिए। बरमान का मेला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, कहाँ, तो नर्मदा नदी के तट पर बरमान नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। और यहाँ पर दिया गया है यह मेला हर साल मकर संक्रांति, तो कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर यह शुरू होता है और बसंत पंचमी तक चलता है, ठीक है, मकर संक्रांति पर शुरू होगा और बसंत पंचमी तक चलता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए नर्मदा कुंड कहाँ स्थित है, मांडू में है, नेमावर में है, या धार में है, या अनूपपुर में है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जो नर्मदा कुंड है, ठीक है, ये कहाँ आपको मिलेगा, ये अनूपपुर जिले में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। देखिए नर्मदा कुंड मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक, ठीक है, पठार में स्थित है, तो कहाँ, अमरकंटक पठार, यहाँ अनूपपुर से क्या निकलती है, अमरकंटक पठार से, अनूपपुर से सोन निकलती है, और ये नर्मदा निकलती है, तो ये चीज़ें आपको लोगों को अच्छे से देख के ये भी जाना है, ठीक है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, देवी दिया, ठीक है, तो नर्मदा नदी इस पेपर में तो फेवरेट बनी हुई है, तो इसको आप लोग अच्छे से पूरा इसके बारे में फैक्ट पढ़ के जाइए। देखिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए किस राज्य को भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, मध्य प्रदेश को है, कर्नाटक या महाराष्ट्र या उत्तराखंड, ठीक, तो ये आप लोग जानते होंगे, तो कॉमन क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को तेंदुआ राजधानी भी कहते हैं, ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है भारत में तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, तो यहाँ तेंदुआ सबसे ज़्यादा है, जिसे हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के आधार पर भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश को बहुत तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है, तो इन्हें आप लोग अच्छे से देखिए। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करके जाना। देखिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में मुगलों का आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, 1526 ईस्वी में बाबर के शासनकाल में, या 1605 ईस्वी अबुल फजल, या 1580 में टोडरमल, या 1564 ईस्वी में असफ खान, ठीक है, तो आप लोग इसका बताइए। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मुगलों का आक्रमण हुआ था 1564 में, आसफ खां थे उनके शासनकाल में यहाँ पे मुगल आक्रमण किए थे, ठीक है। देखिए मुगलों का गोंडवाना क्षेत्र पर आक्रमण अकबर के शासनकाल के दौरान
कब हुआ था? 1564 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ दिल्ली पर सल्तनत पर कौन था? तो वो 1564 में कौन था? सॉरी, यहाँ पे देखिए वो था अकबर। ठीक है, जिसका नेतृत्व तो आसफ खान ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। यह हमला गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती के खिलाफ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उस समय रानी दुर्गावती थी गोंडवाना की रानी। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, नागा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, या आप लोग नीचे देखिए नर्मदापुरम में। ठीक है, तो देखिए नागा जी का जो मेला है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिए। इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नागा जी का मेला। यहाँ पे मेलों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, नागा जी का मेला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है, मुरैना भी दे सकता है। ठीक है, ग्वालियर ना दे के मुरैना भी दे सकता है, जिले में आयोजित होता है, जो ग्वालियर संभाग का हिस्सा है। ठीक है, तो किस में आता है? ग्वालियर संभाग में मुरैना आता है। ठीक है, यह मेला मुगल बादशाह अकबर के समय के संत नागा जी की स्मृति में लगभग 1 माह चलता है। तो ये 1 माह चलता है। ठीक है, नागा जी की स्मृति, ठीक, संत नागा जी की स्मृति पर यह लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए अन्य विकल्प जैसे दिए गए हैं, तो ये मेले आपके फेवरेट क्वेश्चन एग्ज़ाम के हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखिए। जैसे इंदौर में आप लोग देखेंगे तो मालवा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव में से एक है, जिसे कला, संगीत, नृत्य को प्रदर्शित करता है। रंगमंच, रंग पंचमी। ठीक है, तो ये मालवा उत्सव, रंग पंचमी उत्सव इंदौर में मनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। होली का विस्तार है। ठीक है, इंदौर में एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए। ग्वालियर के भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आलमी तबलीगी इतिजिमा। ठीक है, तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल ये मेला है। ठीक है, यह एक 3 दिवसीय है, 3 दिन तक बनाया जाता है। ठीक, धार्मिक संभाग है। ठीक, सभा है, जिसे भोपाल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों में गिना जाता है, जिसके साथ एक मेला भी लगता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए, जैसे भोजपाल, ये भी मेला पूछा जा चुका है, कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, तो ये आप जानते हो भोपाल में ये भी आयोजित होता है। ठीक है, यह एक बड़ा सांस्कृतिक और व्यावसायिक मेला है जो हर साल आयोजित होता है। लोक रंजन महोत्सव, ठीक है, सॉरी लोक रंजन नहीं है, यह लोक रंग है। ठीक है, लोक रंजन इसमें आएगा। ठीक है, होशंगाबाद में आप कह सकते हो। ठीक है, अगर लोक रंग पूछे तो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, सॉरी भोपाल में, मध्य प्रदेश की समृद्ध आदिवासी लोक और पारंपरिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले अच्छे से आप लोग मेला देख के जाइए। ठीक है, जैसे नर्मदापुरम या होशंगाबाद में कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं, जैसे रामा जी बाबा का मेला। ठीक है, ये भी आया हुआ है। यह नर्मदापुरम में लगने वाला एक महत्वपूर्ण मेला है, जो संत शिरोमणि रामजी बाबा की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला आप लोग देख लीजिए, संत शिरोमणि रामा जी बाबा की याद में यह रामा जी मेला लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कान्हा बाबा जी का मेला, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिए, कान्हा बाबा का मेला। ठीक है, यह होशंगाबाद जिले के सोंढलपुर गांव में कान्हा बाबा की समाधि के पास लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे बांद्रा, देखिए यहाँ पे बांद्रा भान घाट का मेला। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से देखिए। ये कहाँ लगता है? यहाँ नर्मदा और तवा नदियों के संगम पर स्थित एक मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेले थे, आप लोग अच्छे से उन्हें देख के जाइए। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए मनुष्य के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ये साइंस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क है, यकृत या गुर्दे या त्वचा?
ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जो मस्तिष्क है ये शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो यही नियंत्रित करता है, जैसे वो हाइपोथैलेमस वगैरह होता है। ठीक है, यही आपके शरीर का नियंत्रण करते हैं, जैसे तापमान का शरीर का। ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का मुख्य अंग मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का जो तापमान होता है वह नियंत्रित होता है। ठीक है, अगर मस्तिष्क ना देखे हाइपोथैलेमस भी दे सकता है। यह शरीर के तापमान नियंत्रित केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो शरीर के तापमान को लगभग 27 सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो होगा 27 सेल्सियस तापमान होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 98.6 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, विकल्पों में मस्तिष्क जो है जिसे हाइपोथैलेमस सहित शरीर के तापमान नियंत्रित करने में जिम्मेदार प्राथमिक अंग है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपके लिए लेके आए हैं, और ये सारे क्वेश्चन रिपीट है, उनका डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से देखकर यदि आप जा रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इसी क्लास से बना सकते हैं, अगर अच्छे से आप लोग देखते हैं। ठीक है, कौन सा मस्तिष्क का भाग सीखने और याददाश्त को नियंत्रित करने में मदद करता है? ठीक है, तो देखिए कोई चीज़ सीखना हो या फिर कुछ भी करना हो, नई नई चीज़ें, ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगा? देखिए पहले देखिए सेरिब्रम, मेडुला या पोस, या जिसे हम पोन्स कहते हैं। ठीक, सेरिबेलम, सॉरी देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सेरिब्रम होगा। ठीक है, सेरिब्रम, जैसे कोई नई चीज़ सीखना हो, ठीक, तो इसी के लिए किया जाता है यूज सेरिब्रम का। ठीक है, तो देखिए याददाश्त के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए मस्तिष्क से क्वेश्चन तो आपके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक, कौन सा शरीर, जैसे सेरिब्रम का क्या काम है, सेरिब्रल का क्या काम है, सेरिबेलम का क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम। ठीक, तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? प्रामस्तिष्क का, यानी आगे का मस्तिष्क। ठीक है, ठीक है, सेरिब्रम इसका पार्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। ठीक, कैसे कोई और अगर इससे छोटा मस्तिष्क कहते हैं सेरिबेलम को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, छोटा मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सेरिबेलम को। ठीक, सीखने, याददाश्त, बोलने, निर्णय लेने, सोचने और तर्क जैसे कई उच्च स्तरीय संज्ञात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? तो ये सेरिब्रम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए आपको मज़ा आ जाएगा अगर आपने अच्छे से इसे देख लिया, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ठीक, देखिए सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, वही है। ठीक, सबसे बड़ा है। इसे क्या कर इसका यूज क्या है? सीखना हो, स्मृति हो, कोई भी बुद्धि, तर्क, स्वैच्छिक आंदोलन के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये सेरिब्रम हो गया, ये प्रामस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क का भाग है। देखिए अब मेडुला क्या काम, मेडुला का काम होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक, देखिए यह मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा है। ठीक है, यह मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा है और हृदय गति, श्वास, रक्तचाप जैसे स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख लीजिए अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, जैसे छींकना हो गया, खांसी हो गई, अनैच्छिक क्रिया है, बिना चाहे हुए हो जाती है। ठीक है, तो जैसे पोन्स, क्या इसका क्या काम होता है? यह भी मस्तिष्क का स्तंभ में होता है। ठीक है, ये पीछे वाले मस्तिष्क का, यानी पीछे 500 मस्तिष्क का ये सारे पार्ट है। मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम, ये पश्च मस्तिष्क के भाग है। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से देखिए नींद, चक्कर और श्वास को नियंत्रित करने में यह भूमिका निभाता है। ठीक है, पोन्स से श्वास इसमें भी होता है, मेडुला में भी आप श्वास, दोनों के एग्जाम्पल ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में यह बताया गया है। ठीक है, श्वास लेकिन अगर देखा जाए तो आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा ही नियंत्रित करती है। ठीक है, ये भी करता है
ठीक है, अगर ऑप्शन में होगा तो दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। देखिए सेरिब्रल, ठीक है, सेरिबेलम का क्या काम होता है, ठीक है, सेरिबेलम देखिए अभी हमने बताया छोटा मस्तिष्क होता है, ठीक है, या दूसरा छोटा, यानी इससे छोटा या दूसरा छोटा कह सकते हो, बड़ा सेरिब्रम होता है, ठीक कहा जाता है। यह संतुलन बनाने, मुद्रा, ठीक, समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है सेरिबेलम से कि जब हम साइकिल चलाते जाते हैं, ठीक, जा रहे हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो साइकिल चलाते जा रहे हैं, ठीक, तो हमारे कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो नियंत्रित करता है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, सेरिबेलम करेगा, ठीक है, क्योंकि संतुलन बनाने का, शरीर का संतुलन बनाने के लिए सेरिबेलम यूज होता है। ठीक है, देखिए शराब जब हम ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, तो हम लुढ़क फुड़क के चलते हैं, ठीक, तो ये सेरिबेलम ही उसका खराब होने लगता है जब ज़्यादा शराब पियोगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रख के जानना है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस नामक एक विशिष्ट संरचना जो सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम के टेम्पोरल लोम में स्थित होती है। ठीक, ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रल नहीं दिया गया है, तो उसका भी आप लोग देख लीजिए। सेरिबेलम जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, इससे मेडुला जो वो आपकी ये रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उससे जुड़ी होती है। ठीक, वो मध्य मस्तिष्क का भाग होती है। ठीक, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा आज का एग्जाम्पल ना कि हम गर्म चीज़ को छू लिए, ठीक है, तो कौन इसे नियंत्रित करेगा, मस्तिष्क या शरीर का भाग, तो मेरुरज्जु करेगी। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, रेटिना करेगी, कॉर्निया, आइरिस या लेंस। देखिए इससे तो क्वेश्चन आँख लेंस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। ठीक है, एक ही चाहे मिलेगा लेंस दर्पण। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देख के जाए। देखिए ये क्या बता रहा था, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा, तो ये आइरिस का काम होता है। ठीक है, आइरिस करेगी प्रकाश को नियंत्रित। ठीक है, देखिए लेंस होता है, लेंस तो आपको पता ही होगा, प्रकाश को रेटिना पर ले जाएगी। ठीक, देखिए आँख की पुतली जिसे हम आइरिस कहते हैं, वह भाग होता है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी पुतली जो होती है छोटी बड़ी हो जाती है, ठीक है, प्रकाश की जैसा प्रकाश होगा। और लेंस पूछ दे तो लेंस जो होगा वो रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित कराएगा। ठीक, कॉर्निया होगी वो प्रकाश को मोड़ेगी। ठीक है, कॉर्निया लेंस पर हाँ ठीक है, कॉर्निया जो होगी वो रेटिना पर प्रकाश को मोड़ेगी। ठीक, मोड़ने का काम करती है। पुतली के आकार को संयोजित करके ऐसा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए आइरिस का क्या काम होता है, तो वही आइरिस होगा। ठीक है, देखिए आइरिस फिर से हम देख लेते हैं। यह आँख का रंगीन भाग होता है जिसमें मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, मांसपेशियां, जो पुतली आँख के केंद्र में काला छेद जो होता है, ठीक, उसे हम पुतली कहते हैं। ठीक है, कि व्यास को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो पुतली के व्यास को आइरिस नियंत्रित करती है। ठीक है, तेज रोशनी में आइरिस सिकुड़ जाती है। ठीक है, जिससे पुतली की छोटी हो जाती है, जिससे क्या होती है, पुतली भी छोटी हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए और कम प्रकाश में अंदर जाता है। ठीक है, कम रोशनी में आइरिस फैल जाती है जिससे पुतली बड़ी हो जाती है। जब फैलेगा तब बड़ी होगी आइरिस, तब मतलब सिकुड़ेगा आइरिस तो पुतली भी छोटी होगी। ये चीज़ें हैं। ठीक है, और अधिक प्रकाश अंदर जाता है जिससे बेहतर दृष्टि मिलती है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से देख के जाइए, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जैसे रेटिना देख लीजिए आप लोग, या आँख के पीछे की प्रकाश संवेदनशील परत है जहां वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पर ही प्रकाश का प्रतिबिंब रेटिना पर ही चित्र बनेगा, या रेटिना पर ही वो जो हम लोग देखते हैं यदि अच्छे से दिखेगा, यानी रेटिना पर यदि अच्छे से चित्र बन रहा है, ठीक, तभी हम लोगों को अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, कॉर्निया, ठीक है, यह आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत है। ठीक है, तो यह कॉर्निया सबसे बाहरी आँख की परत होती है। ठीक है, और वो कैसी होती है, तो पारदर्शी होती है, प्रकाश आएगा तो अंदर जाने देगी। ठीक है, जिससे प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। अधिकांश प्रकाश को अपरिवर्तित वही मोड़ देती है। ठीक है, मोड़ने का काम
करती है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि प्रकाश को आँख का कौन सा भाग मोड़ता है, तो ये कॉर्निया मोड़ेगी, ठीक है। रेटिना पर मोड़ता है तो कॉर्निया मोड़ेगी। देखिए यहाँ पे लेंस दिया गया है, यह एक पारदर्शी उल्टा संरचना है, ठीक है, जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित कराने के लिए अपनी अधिकृत, ठीक है, आकृति को समायोजित करता है, ठीक। तो ये देखिए आप लोग, लेंस का यूज होता है। देखिए लेंस जो होता है, ठीक है, आप समझिए जो लेंस होगा ये प्रकाश को, देखिए कॉर्निया से प्रकाश आएगा, ठीक, कॉर्निया और प्रकाश दोनों क्या होंगे, वो दोनों रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करवाएंगे, ठीक है। तो लेंस का यही कार्य होता है, ज़्यादातर मामलों में लेंस ज़्यादा काम करता है कि रेटिना पर प्रकाश को लेके सीधा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन नदी, नर्मदा, चंबल, ताप्ती। ये तो आप बिना पूछे ही लगा देंगे, बिना देखे, क्योंकि आप रट चुके हैं कि यही सबसे ज़्यादा है नर्मदा नदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो हम लोग डिस्क्रिप्शन ले आए हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नर्मदा नदी तो इस एग्जाम की फेवरेट बनी है, तो इसे अच्छे से देख के जाए। देखिए नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी है, ठीक है। अगर भारत की पूछे तो 5वीं है, मध्य प्रदेश की पहली है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी है, ठीक है, लंबी नदी है, ठीक। इसे मध्य प्रदेश में इसे मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी, और पूरब से पश्चिम की ओर ये नदी बहती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। और यह नदी 1312 किलोमीटर बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 बहती है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से देख लेना है। और अनूपपुर के पठार से ये अनूपपुर जिले से अमरकंटक पठार से यह नदी निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख के इसके बारे में जाना है। जैसे यहाँ अन्य नदियाँ दी गई, इनकी लंबाई भी पूछता है, और इन पे बिजली कितनी ये बनाती हैं, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। बांध कौन कौन से हैं, ठीक, ये देख कर ही जाना है। जैसे सोन नदी की लंबाई है 784, चंबल नदी की है 965, ताप्ती नदी की लंबाई है 724। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग अच्छे से करके जाइए। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। जैसे देखिए मेघनाथ तपो स्थली किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, बेतवा नदी, तवा नदी, शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, ठीक। तो आप जानते होंगे तवा नदी के किनारे या स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए मेघनाथ तपोस्थली जिसे तवा पुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे हम लोग तवा पुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, करंट में इसे हम नर्मदापुरम कहते हैं, ठीक है। यह तवा जिले के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ अन्य विकल्प जैसे दिए गए हैं, इन्हें भी अच्छे से आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है कि बेतवा नदी उद्गम, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमाऊं गांव के पास विंध्य पर्वत से निकलती है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है, कहाँ से? तो जो बेतवा नदी है रायसेन जिले के कुमाऊं गांव के विंध्य पर्वत श्रेणी से यह निकलती है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जैसे मार्ग वगैरह है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, ठीक। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में बहेगी, कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश से निकलेगी और उत्तर प्रदेश में चली जाएगी, ठीक है। और जाके कहाँ मिलेगी? देख लो यहाँ लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये यमुना नदी से मिल जाएगी, उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिए। तट पर शहर, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? ओरछा, विदिशा जैसे महत्वपूर्ण इसके तट पर स्थित हैं, ठीक है, शहर, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन बना के जा सकते हैं अगर आप लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तवा नदी दिया गया है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तवा नदी छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है, और मार्ग कहाँ है, ठीक। तो ये देखिए तवा नदी पूछा भी जा चुका है, तो ये छिंदवाड़ा जिले के
कहाँ से? महादेव पर्व पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। यहीं पर सबसे बड़ी धूपगढ़ पहाड़ी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धूपगढ़ चोटी यहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए मार्ग, यह बैतूल जिले से होकर बहती है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको फैक्ट देख के जाना है। संगम देखिए, यह नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, ठीक है, जिले में नर्मदा नदी से मिल जाती है और यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो यह किसकी है? नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी, ठीक है। विशेषता देखिए, इस पर तवा बांध, ठीक है, तवा बांध भी आ चुका है। किस नदी पर है? तो तवा नदी पर है, जिसे एक कहाँ है? तो ये आपको होशंगाबाद नर्मदापुरम में मिलेगा, ठीक है। जिससे एक बड़ा जलाशय बहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से देखना है। छिप्रा नदी तो आप लोग जानते होंगे, कुंभ वाली नदी है ये। देखिए उद्गम कहाँ से होता है? छिप्रा नदी विंध्य पर्वत माला में इंदौर देवास से देवास के कटनी टेकड़ी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कटनी टेकड़ी पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? छिप्रा नदी, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से देखना है। जैसे मार्ग आप लोग देख लीजिए, यह उत्तर वाहिनी नदी है, उज्जैन रतलाम और मंदसौर जैसे होकर बहती है, ठीक है। संगम, यह आगे जाकर चंबल नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये किससे मिलेगी? ये चंबल नदी से मिलेगी। धार्मिक महत्व, ठीक है, उज्जैन में महाबलेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर और कुंभ सिंहस्थ महापर्व इसी नदी के तट पर आयोजित होते हैं, ठीक है। तो पूरे भारत में 4 जगह कुंभ लगते हैं और एक छिप्रा नदी पर भी लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे धार है, या देखिए धार है, या बड़वानी है, अलीराजपुर है, या झाबुआ है। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या था। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात से जो सीमा टच करेगा वो कौन सा जिला होगा? वो अलीराजपुर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले आप अगर पूछ दिया है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कौन सीमा, मध्य प्रदेश का राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कौन सा सीमा साझा करता है? तो ये मुरैना होगा, ठीक है। ये क्या होगा? मुरैना होगा। लेकिन अगर ये महाराष्ट्र और गुजरात से अगर पूछ दे तो अलीराजपुर होगा, ठीक। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। देखिए अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमाएं पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र गुजरात दोनों से लगती हैं, ठीक है। धार, इस जिले की सीमा गुजरात या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से नहीं लगती है। बड़वानी, यह जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है लेकिन गुजरात से नहीं करेगा, ठीक है। अलीराजपुर तो अभी हमने देख लिया है, दोनों से कर रहा है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। पश्चिम में गुजरात से और दक्षिण में महाराष्ट्र से सीमा घेरता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से देख के जाना है। झाबुआ, यह जिला गुजरात और राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र से यह साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ये झाबुआ तो आप लोग जानते हैं, राजस्थान और गुजरात से झाबुआ भी करता है। अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, तो मुरैना हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? ग्वालियर से, कानपुर से, या लखनऊ से, अवध से? देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 की जो क्रांति हुई थी लखनऊ से किया था, आप सभी लोग जानते होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप अच्छे से देखिए। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति लखनऊ से नेतृत्व किए थे। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का शासन घोषित कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ग्वालियर से देखिए आप लोग किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ देखिए ग्वालियर में 1857
विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें की मेन थी और तात्या टोपे ने भी किया था। ठीक है, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोही ताकतों ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो 1858 में, जून 1858। और कानपुर से तो आप सभी लोग जानते होंगे नानक देव। ठीक है, यहाँ पे दिया है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। ने अपने प्रशासक तात्या टोपे और, ठीक है, सचिव अजीमुल्ला खां के साथ मिलकर किया था। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अवध से किसने किया था? अवध की रानी लखनऊ थी। यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है। ठीक है, अवध की रानी लखनऊ। ठीक है, बेगम हजरत महल ने अवध के क्षेत्र में विशेष कर लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ से अवध से आप सभी लोग जानते हैं जो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, उन्होंने लखनऊ से भी किया था और यहाँ अवध से भी किया था। ठीक है, उन्होंने अपने नाबालिग बेटे ब्रिजिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया था, उसके संरक्षण के रूप में सत्ता संभाली। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली शिफ्टों में आए हुए हैं, कितनी बार बताएं, तो इन्हें अच्छे से आप लोग को देखना है। देखिए, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती? ये तो नर्मदा नदी तो क्वेश्चन की फेवरेट एग्जाम की फेवरेट बनी हुई है। सहायत्री, आरावली या विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, आरावली, सतपुड़ा। ठीक, तो देखिए जो नर्मदा नदी है आप सभी लोग जानते हैं विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। अगर यही ताप्ती नदी ताप्ती पूछा भी जा चुका है तो विंध्य और सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है। ठीक है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, भ्रंश घाटी बनाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। दो पर्वतों के बीच बहती, इसलिए भ्रंश घाटी कहते हैं इसे। ठीक है, देखिए टूथपेस्ट का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक है, 7 से कम है, 0 है या 1। देखिए टूथपेस्ट का जो आप कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग करिए। देखिए 7 से अधिक होगा ना, 7 से अधिक होगा। टूथपेस्ट जो होगा इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे दांत देखो ना, अगर क्षारीय, अगर ये अम्लीय होगा तो कॉमन सेंस की बात है, अगर अम्लीय होगा अगर टूथपेस्ट तो हमारे दांत सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होगा? क्षारीय होगा थोड़ा, जिससे कि हमारा अम्लपन जो दांतों में लगा है वो छूट जाए। देखिए टूथपेस्ट का पीएच मान आमतौर पर 7 से अधिक होता है, 7 से 9 के बीच में आपको मिलेगा, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है। मुंह में भोजन के पाचन से अम्ल, ठीक है, जिसे हम एसिड कहते हैं, बनाता है, जिसे पीएच स्तर 7 से नीचे चला जाता है और दांतों का क्षारण होने लगता है। टूथपेस्ट में मौजूद क्षारीय तत्व इस अम्ल को उदासीन करते हैं, जिससे दांतों को सड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि अगर ये अगर अम्लीय होगा, ठीक है, अगर टूथपेस्ट अम्लीय होगा तो हमारे दांत गल जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब हमारे दांत सड़ने या गलने कब लगते हैं? जब 5.5 पीएच मान हो जाता है। ठीक है, तो दांत हमारे टूटने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्षारीय होगा टूथपेस्ट, वो अम्लपन हमारे दांतों से खत्म करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से देखना। रीवा और सीधी जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली, बघेली, मालवी, ये भी दोनों। ठीक है, तो जो आप लोग जानते होंगे रीवा और सीधी, ये बघेलखंड क्षेत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बघेली ही यहाँ पर प्रचलित है। देखिए ये चीज़ें आपको अच्छे से देख के जाना। देखिए
बघेली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, या मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, शहडोल, ठीक, अनूपपुर जिले में बोली जाती है। ठीक, तो ये भी दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, बघेलखंड और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में बघेली बोली जाती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में आपको बघेली मिलेगी। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य। ठीक है, बघेली मध्य प्रदेश की रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों में बोली जाती है। ठीक, अभी आपने देख लिया है। ठीक, तो ये भी देगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। और जैसे दिए गए हैं, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर पड़ेगा, दमोह पड़ेगा, पन्ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? बुंदेली बोलेंगे। मालवा है तो मालवी बोलेंगे। ठीक है, इंदौर, उज्जैन वगैरह यहाँ मालवा क्षेत्र में पड़ेंगे, तो हम लोग मालवी बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक, जनापाव पहाड़ी, पंचमगढ़, ठीक, सॉरी, पंचमढ़ी, ठीक है, मैकाल पर्वत। ठीक है, तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे चंबल नदी है वो जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, चंबल नदी जनापाव पहाड़ियों से निकलेगी। ठीक है, देखिए, विंध्य पर्वत श्रेणियों से। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत मालाओं के दक्षिणी ढलान से, कहाँ से? दक्षिणी ढलान से होता है। ठीक है, महू शहर के दक्षिण में जनापाव पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो देखिए, महू शहर है। ठीक है, यह भारत की सबसे स्वच्छ 12मासी नदियों में से एक है, और बाद में उत्तर प्रदेश की यमुना में यह मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ, कहाँ मिलेगी चंबल? चंबल मिलेगी यमुना नदी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अमरकंटक, यह स्थान नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, ना कि चंबल का। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से सोन और देखिए अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती हैं। सोन, नर्मदा, जोहिला, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, जोहिला भी निकलती है वहीं से। ठीक, देखिए, पचमढ़ी से कहाँ निकलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ? यह मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। नदी का उद्गम स्थान नहीं है, तो यहाँ पे नदी तो निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये स्टेशन का हिल स्टार वो है। ठीक है, देखिए, मैकाल पर्वत अमरकंटक पठार है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमरकंटक कहते हैं मैकाल को। ठीक है, यहाँ से वही निकलेंगे जो भी हम लोगों ने बताया है, नर्मदा। सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी ये पिछली शिफ्टों में सब सारे पूछे जा चुके हैं, तो इनको अच्छे से करके जानना है। देखिए, शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? पोन्स करता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला। देखिए, शरीर का संतुलन तो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का भाग। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है शरीर के मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। जब हम ज़्यादा शराब पीते हैं, ठीक है, तो यही सेरिबेलम हमारा खराब होने लगता है, जिससे संतुलन नहीं बना पाते हैं। आप लोग देखते होंगे जो ज़्यादा शराब पीते हैं वो लड़खड़ा के चलने लगते हैं। ठीक, तो यही कारण है कि वो उनका सेरिबेलम खराब होने लगता है। देखिए, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जब एक आदमी साइकिल से जा रहा है तो उस मस्तिष्क का कौन सा भाग है तो उसे कंट्रोल करता है? तो यही सेरिबेलम करता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाए। देखिए, मनुष्य में शरीर की मुद्रा, संतुलन। ठीक, तो ये दो चीज़ें कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। ठीक है, मस्तिष्क के निचले भाग, तो ये किस भाग का है? तो पार्श्व मस्तिष्क जो होता है, पार्श्व मस्तिष्क, उसका ये भाग होता है। ठीक है, तो सेरिबेलम। ठीक है, और यह दूसरा सबसे छोटा होता है, या कह सकते हो कि यह इसे हम छोटा मस्तिष्क भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसे सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहा जाता है, द्वारा नियंत्रित होता है। यह संतुलन, समन्वय और गति, ठीक है, शरीर कौशल को नियंत्रित करता है। तो ये इसके कुछ काम है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पोन्स दिया गया है। ठीक है, पोन्स के तने का हिस्सा और नींद, श्वसन और अन्य कार्यों में किया जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है? नींद, श्वसन, अन्य कार्यों के लिए हम पोन्स का यूज करते हैं। सांस लेने के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ इसमें के ही, इन्हें अच्छे से आप लोग देख के जाए। देखिए, सेरिब्रम का क्या कार्य होता है?
का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। छोटा हिस्सा सेरिबेलम और छोटा सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम या आप अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। सोचना, सीखना और संवेदी जानकारी को संसाधित करता है, ठीक है। तो ये देखिए सेरिब्रम का क्या कार्य होता है, नई नई चीज़ें सोचना, सीखना और याद करना कोई भी नई चीज़, ठीक है। तो इसके लिए यह यूज होता है। मेडुला, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इनसे बन चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। मेडुला ऑब्लांगेटा भी इसे कह सकते हो आप लोग। हृदय गति, श्वास जैसे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाएं जो भी होंगी जैसे श्वास लेना, ठीक है। हृदय गति, इसे आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनैच्छिक हैं, जो हमारी इच्छा से ना हो, वो सारी मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। जैसे छींकना वगैरह, छींकना वाला आ भी चुका है, ठीक है। तो यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए चंबल नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। देखिए चंबल नदी आप सभी लोग जानते हैं उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक है, और यमुना में मिल जाती है जाके, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे पूछा जा चुका है कि इनसे दिशाएं पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस तरफ से बहती है, और ये भी पूछ चुका है जो ये नर्मदा नदी है, सॉरी ये नहीं, यही जो आप कह सकते हो आप लोग चंबल नदी, यही ये गंगा सॉरी यमुना में किस ओर से मिलती है, तो ये आप देखेंगे तो दाहिने ओर से मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पूछी जा चुकी हैं। चंबल नदी पहले मध्य प्रदेश से होकर उत्तर दिशा में बहती है और फिर राजस्थान से होकर सामान्य उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नदियों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप हमारा कंटेंट देख ही रहे होंगे, अगर आप पूरा अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन, तो आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें से लेके जा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर भी कीजिए। देखिए मादा हार्मोन्स जो मासिक धर्म के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, उसका नाम बताना है। टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, या थायराइड होता है, अग्नाशय होता है। देखिए ये आप लोग जानते होंगे, जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, यह जिम्मेदार होता है मादा हार्मोन, ठीक है, ठीक है। तो ये मादा हार्मोन भी है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एस्ट्रोजन महिला शरीर में प्रमुख यौन हार्मोन में से एक है। यह कई चीज़ों को नियंत्रित करता है, लेकिन मासिक धर्म चक्र के दौरान यह मुख्य रूप से गर्भाशय की परत, यानी जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये अच्छे से क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, सारे क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर थी, परमाणु संख्या, ठीक है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु चक्र, परमाणु भार। देखिए मेंडलीव थे, ये पहली आवर्त सारणी लेके अपने आए थे, ठीक है। तो इनकी जो थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने बनाया था, ठीक है। लेकिन जो मोजले आए हैं उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने बनाया है, ठीक है। क्योंकि यही इसकी खास, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था हेनरी मेंडलीव ने, इसलिए इनकी ये हटा करके वो लेके आए हैं मोजले, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। उनके आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के परमाणु भार के आवर्त फलन होते थे, ठीक है। तो यही इनका दोष भी था, इनकी आवर्त सारणी का। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, ठीक है। तो मेन जिले आप लोग अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन
बन रहे हैं। देखिए महेश्वर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस पे जो महेश्वर है ये बांध भी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख कर जाइए। देखिए महेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक पवित्र शहर है, ठीक है। यह अपने सुंदर घाटों, महेश्वरी साड़ियों, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। जरूरी अन्य विकल्प जैसे ताप्ती सोन वगैरह इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नदियों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग देखिए। जैसे ताप्ती नदी के बारे में क्या है, उद्गम और उसका मार्ग किस तरफ बहती है, ठीक है। देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, ठीक है, मूलताई के पास सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए प्रवाह, यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है। और दूसरी ये मानी जाती है, पहली नर्मदा आप कह सकते हो, दूसरी ताप्ती, ठीक है। तो ये नर्मदा और ताप्ती, सोन, ये सारी नदियाँ का सोन नहीं होगी ना, माही, ठीक है। तो ये किस तरफ बहेंगी, ये पश्चिम की ओर, उत्तर से पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। और ये जाके अरब सागर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक। तो इन्हें आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए राज्य कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है, ठीक। मध्य प्रदेश से निकलेगी, महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। संगम, यह गुजरात में खंबात की खाड़ी, वही जो अरब सागर का हिस्सा है, ठीक, से अरब सागर में गिरती हैं। सूरत शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूरत, ठीक है। सूरत कहाँ है, इसी शहर के किनारे सूरत भी स्थित है, ठीक है। सोन नदी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पे सोन नदी के बारे में दिया गया है। देखिए उद्गम और मार्ग, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। इसे हम मैकाल श्रेणी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैकाल श्रेणी, अनूपपुर, अमरकंटक दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। देखिए प्रवाह उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये उत्तर दिशा में बहेगी, ठीक है। फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। राज्य में किन किन जाएगी, मध्य प्रदेश से निकलेगी, उत्तर प्रदेश जाएगी, झारखंड जाएगी, बिहार जाएगी, और वहाँ पे पटना में जाके मिल जाएगी। किससे मिलेगी, ये डायरेक्ट मिलती जाके है गंगा से, ठीक। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए संगम, यह पटना के पास गंगा नदी की एक प्रमुख दाहिने किस तरफ से मिलेगी, तो दाहिने किनारे पर सहायक नदी है, जहां गंगा नदी मिलती है पटना के आरा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चंबल नदी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नदियों के। अगर आप इन्हें देख लेते हैं, पूरी क्लास देख लेते हैं, ठीक है, आप 2 से 3 क्वेश्चन आप बना के जा सकते हैं। जैसे देखिए उद्गम चंबल नदी का कहाँ से होगा, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश में महू, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। महू दक्षिण में विंध्य रेंज की जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अब महू दे देगा, जनापाव पहाड़ियाँ दे देगा, दक्षिणी विंध्य रेंज, विंध्य से पूछ देगा कि विंध्य से निकलती है या नहीं, ठीक है। तो विंध्य या सतपुड़ा से निकलती है, तो आप लोग बताएंगे कि विंध्य पर्वतमालाओं से निकलती है। प्रवाह देखिए उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है। अभी तो हमने देखा है। देखिए राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश होकर बहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती जाके है, उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। संगम देखिए, यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस प्रकार यह गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। यह अपनी विस्तृत घाटियों, बीहड़ों का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, कौन सी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये चंबल करती है, ठीक है। अगर चंबल ना दे, ठीक है, अगर चंबल ना दे तो कबीर नदी जो होती है वो भी बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जानापाव से कितनी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। 4, 5, 7। अभी हमने देखा जनापाव से कौन सी नदी निकलेगी, जनापाव से निकलती है कौन सी,
चंबल तो निकलेगी ही, लेकिन यहाँ से कितनी 5 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो 5 नदियाँ निकलती हैं। देखिए कौन कौन सी निकलती हैं अभी हम बताएंगे आपको। देखिए लोक कथाओं के अनुसार जनापाव पहाड़ी पर स्थित एक तालाब से 12 नदियाँ निकलती हैं, जिनमें चंबल, सरस्वती, नखेरी शामिल हैं। हालांकि आमतौर पर प्रमुख 5 नदियों को जनापाव से निकालने वाला माना जाता है। ठीक है, तो हाँ ऐसे तो बताया गया है लोक कथाओं के अनुसार कि 12 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 5 नदियाँ निकलती हैं अगर देखा जाए प्रमुख रूप से। देखिए पीर बुधान का मेला किस माह में आयोजित होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि पीर बुधान का जो मेला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे। ठीक है, देखिए पीर बुधान जनवरी फरवरी या नवंबर दिसंबर अगस्त सितंबर। देखिए पीर बुधान का मेला कब लगाया जाएगा, अगस्त सितंबर में पीर बुधान का मेला लगता है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ लगेगा, शिवपुर में, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन ये अगर आ जाता तो आप लोग इसे छोड़ के चले आते, लेकिन अब आपको इसे छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले, ठीक है, सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित होता है। यह मेला हर साल अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप इसको अगर पूरी क्लास देखते हैं तो आप इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप पक्का इससे फंसा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, सॉरी 73 है, 74 है, या नीचे देखिए 75 या 76। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि 74 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। इसकी ही सिफारिश पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और अनुच्छेद 75 में क्या होता है, मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ, वेतन, भत्ते शामिल हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 75 वाला भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, कुछ भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है इसमें से। देखिए धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, सोन नदी, बनास, नर्मदा या ताप्ती। देखिए धुआंधार जो जलप्रपात है, ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नर्मदा नदी पर आपको मिल जाएगा। अभी हमने बहेश्वर भी देखा था, वो भी नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी भी है, बहुत सारे हैं, आपको बरगी बांध है, ये सारे बांध आपको अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य कहाँ पड़ेगा आपका, देखिए जबलपुर जिले में। ठीक है, तो जबलपुर जिले में भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध झरना है। ठीक है, यह जलप्रपात 30 मीटर से 100 फीट ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से देखिए, 100 मीटर याद कर लीजिए, फीट नहीं याद करोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, देखिए जिससे पानी की फुहारें धाराएं जैसी दिखाई देती हैं, इसी कारण इसे धुआंधार, ठीक है, नाम दिया गया है। क्योंकि इतनी ऊपर से गिरेगा तो मतलब जो धाराएं गिरेंगी वो कैसे दिखेंगी, फुहारों जैसे, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात नाम दिया गया है। ये कहाँ पड़ेगा, तो ये जबलपुर पड़ेगा, जबलपुर जिले में। ठीक है, और 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फैक्ट थे। ठीक है, इसी कारण से, ठीक है, देखिए यह स्थान अपने विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार तो पूछा जा चुका होगा। माउंट थुलियर, ठीक है, या यहाँ पर ऑप्शन और है, देखिए
यहाँ पर माउंट हेरियट या सैडल पीक, या इसे सैंडल पीक भी कह सकते हो, ठीक। कार्मेल हा, ठीक है। तो ये फिर या तो आप लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पे सैंडल जो पीक है यहाँ की सबसे बड़ी पहाड़ी या ऊंची पहाड़ी आप इसे मान सकते हो, ठीक है। तो देखिए सैंडल पीक, देखिए सैंडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी और उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो ये कहाँ मिलेगी आपको? उत्तरी अंडमान द्वीप पर आपको यहाँ मिलेगी। और कितनी ऊंचाई है? तो 732 ही है, और सैंडल पीक इसका नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि वे भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से खुद से भोजन बनाएंगे, ठीक है ना, और ये स्थिर भी रहते हैं। ये भी एक रीजन है कि उनको प्रकाश मतलब कह सकते हैं ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए कम भोजन वो लेते हैं और खुद भोजन बनाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। ये सारे कारण हो सकते हैं। देखिए क्योंकि उनमें बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन वो कौन सा था? देखिए यहाँ पर क्योंकि वे भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, वो नहीं है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें ये आप नहीं लगा सकते हो ऐसे, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये इसका गलत है, ठीक है। तो देखिए पौधों को जानवरों की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो चलते उलते नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके शरीर में मृत कोशिकाओं का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। कुछ मामलों में ये हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब देखें तो वही इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा स्वपोषी, ठीक होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण वाला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। वो क्योंकि इसलिए आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपने में उन्होंने भोजन की तलाश में घूमने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो देख ही रहे होंगे, ठीक है, जब वो चलेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, ठीक है, तो वो उनकी ऊर्जा भी कम जाएगी, और खाना स्वयं बनाएंगे तो इसका मतलब जाएंगे नहीं तो ज़्यादा ऊर्जा उनके पास रहेगी, ठीक है। पौधों में चयापचय की प्रक्रिया भी धीमी होती है, ठीक है, जिससे उनकी कुल ऊर्जा आवश्यकता से कम खत्म होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए आप लोग राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखिए उड़ीसा में है, या यहाँ पर देखिए आप लोग, या बिहार, देखिए यहाँ पे या बिहार में है, केरल में है, गुजरात में है, ठीक है। तो देखिए आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग, ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है, किसने किया है? तो गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोगों देख लीजिए। देखिए अन्य विकल्प जैसे दिए गए हैं, देखिए ये मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए बिहार में कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है, ऐतिहासिक धार्मिक कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे महाबोधि, बोध गया, ठीक है, ये मंदिर आपको बिहार में मिलेंगे। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आपको पता होगा बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे विष्णु पद मंदिर है, ठीक है, गया, ठीक है, ये सारे मंदिर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मंदिर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फल्गु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? फल्गु नदी के तट पर मिलेगा। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और
पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर शेर शाह सूरी का मकबरा भी आपको बिहार में मिलेगा, ठीक है। और सासाराम का मकबरा भी मिलेगा आपको, ठीक है। सॉरी, शेर शाह सूरी का जो मकबरा आपको कहाँ मिलेगा, वो सासाराम में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लीजिएगा। यह एक प्रभावशाली अफगान शैली की वास्तुकला का उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे यहाँ केरल दिया गया है, ठीक। केरल में क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर, अनूठे वास्तुकलाएं हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ देखिए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा। यह भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना होगा, ठीक। सबरीमाला स्थान मंदिर, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, पथानामथिट्टा में मिलेगा आपको, ठीक। यह देखिए यह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान अयप्पा को समर्पित है और लाखों तीर्थकर आकर्षित होते हैं इससे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। जैसे यहाँ पर और क्या है, गुरुवयूर मंदिर आपको मिलेगा, त्रिशूर पर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यह भगवान किसको पर समर्पित है, तो कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है। जैसे गुजरात में भी कुछ मंदिर हैं, जैसे गुजरात में कई महत्वपूर्ण धार्मिक वगैरह हैं। देखिए सोमनाथ, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर आया हुआ है, वेरावल में आपको मिलेगा। या भगवान शिव को समर्पित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। गुजरात में मिलेगा द्वारिकाधीश मंदिर, ठीक है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है जो कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है। जैसे और यहाँ पर क्या मिलेगा गुजरात में, अंबाजी मंदिर मिलेगा, ठीक है। बनासकांठा में आपको मिलेगा, या 51 यह शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है, कौन कहाँ मंदिर है, और अच्छे से आप देख के जाइए। देखिए अजंता की गुफाओं में कौन सी शैली के चित्र हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लेके आए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अजंता की गुफाओं में कौन सी शैली के चित्र हैं। तो देखिए अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जातक कथाओं से प्रेरित चित्र हैं, ठीक। तो किससे हैं, बौद्ध कथाएं में जो जातक कथाएं, ठीक, उससे प्रेरित हैं, ठीक है। और ठीक है, आपको अजंता में सिर्फ आपको बौद्ध से संबंधित मंदिर मिलेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर पूछ देता कि एलोरा की गुफाओं में, तो वहाँ पर हिंदू के भी मिलते, बौद्ध के भी मिलते, जैन के भी मिलते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है। टेम्परेरा जैसे तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए हैं, जिसमें गुप्त और सातवाहन काल शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की एक विशिष्ट शैली दर्शाती, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और देखिए वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उसी प्रकार का है। जैसे अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में प्रयुक्त रंग निम्न में से किस सामग्री से प्रयुक्त हुई हैं, किससे रंग आपको मिले हैं अजंता की गुफाओं में, ठीक है। पशु अंगों के अवशेष से, सीसा से, या आप लोग यहाँ और देखिए पौधों और खनिजों या स्लेट से। देखिए पौधों और खनिजों से ये मिले हुए हैं, अजंता की गुफाओं के जो मंदिर हैं वो उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। पौधों और खनिजों, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग जो होती है, ठीक है, प्रयुक्त रंग सामग्री के लिए प्रयुक्त होते हैं मुख्य रूप से पौधों और खनिजों, जैसे लाल गेरू, पीला गेरू, भूरा गेरू, लजवर्ड जिसे हम लोग नीला कहते हैं, से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट वाला है, क्योंकि बुंदेलखंड से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको। देखिए बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, ठीक है, 5 हैं, यहाँ पर देखिए 6 हैं, 7 हैं, या 8 हैं। तो देखिए बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले शामिल हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले शामिल हैं, जिसमें आपको झांसी मिलेगा, जालौन मिलेगा, ललितपुर, महोबा, ठीक है, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। तो ये कुछ ज़िले हैं, ये बुंदेलखंड में शामिल हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है।
मोहर लवण किस प्रकार का लवण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं, अम्लीय और द्विकल लवण, तटस्थ लवण, क्षारीय लवण, सामान्य लवण। देखिए अम्लीय और द्विकल लवण ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए मोहर लवण जिसे अमोनिया ऑक्साइड क्या कहते हैं, अमोनिया ऑक्साइड या और सल्फेट भी कहा जाता है, एक द्विक लवण है जिसका सूत्र क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, यह जल में NaHF ये भी सूत्र दिया है, अमोनिया में पूरी तरह घुलनशील होता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके जलीय घोल की प्रकृति अम्लीय होती है, तो कैसी होगी, अम्लीय होगी जब जल में से घोला जाएगी, क्योंकि यह दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, ठीक है, से बना होता है, जिसमें NH आयनों का जल अपघटन होता है और विलयन अम्लीय होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें कुछ थी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो एक प्यारी सी कमेंट करके आप लोग बताइए कि हमारा कंटेंट कैसा था, ठीक है। और अपने फ्रेंड तक इससे शेयर भी कीजिए इस क्लास को, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके। अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अपनी MP पुलिस की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में।